दोस्तों नमस्कार। आ गई आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर उस शख्स की बातें जिसने फिल्मी पर्दे पर किया है हुड़दंग। सुर और ताल का मामला है साहेब, जरा गौर से सुनिए। आहा, अरे वाह 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 वाह। उनकी अदाकारी देखकर दुनिया रह गई दंग। कभी उन्होंने हंसाया तो कभी बिखेरा आवाज का रंग। फूक फूक कर पाँव धरूं मैं फिर भी पायल बाजे हो रामा, फिर भी पायल बाजे। अरे फूक फूक कर पाँव धरूं मैं फिर भी पायल बाजे हो रामा, फिर भी पायल बाजे। सैया जी के घर का कोई खड़ा मोरे दरवाजे हो सामा, खड़ा मोरे दरवाजे। चले जवानी पीछे पीछे चले जवानी, अरे चले जवानी पीछे पीछे बचपन आगे आगे। रामा करे लहागे, रामा डर लागे अपनी उम्र यहाँ से, रामा डर लागे और समा डर लागे। दोस्तों आज का कार्यक्रम अभिनेता असरानी पर केंद्रित है। अटेंशन! हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। आजकल के जेलरों की तरह नहीं जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। नहीं 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 नहीं, आज तक जो इस जेल में होता आया है अब कभी नहीं होगा। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे जब हम नहीं सुधरे तो तुम क्या सुधरोगे? आज के कार्यक्रम में हम लाए हैं असरानी साहब के जीवन से जुड़ी कुछ यादगार बातें, और वो भी उन्हीं की ज़बानी। धरती भी झूमे, नदियाँ भी झूमे, भंवरा मचलती कलियों को झूमे, नन्ही किरण मुस्कान, लागे नीला गगन कर मना नारा। हो राई गया अंधियारा, हो राई गया अंधियारा। अभिनेता असरानी सन 1941 में नए साल के पहले दिन जन्मे थे। पिता जयपुर में एक कामयाब व्यापारी थे, पर असरानी हिसाब किताब की दुनिया में नहीं जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो जिंदगी के खाते पर अभिनय का पहाड़ा लिखेंगे, और एक दिन जयपुर से चले आए मुंबई। धक्के खाए, संघर्ष किया, छोटी मोटी भूमिकाएं की और हार कर घर लौट गए। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। अभिनेता असरानी ने घर यानी जयपुर लौटकर अभिनय की चिंगारी जलाए रखी। आकाशवाणी के नाटकों में काम किया, थिएटर पर भी सक्रिय हुए। उसके बाद चले पूना फिल्म इंस्टीट्यूट और अभिनय में डिप्लोमा हासिल किया। कॉलेज से मैंने बीए किया। बीए करने के बाद मुझे लगा कि अभी क्या करना चाहिए। मुझे फिल्म लाइन में जाने का बड़ा शौक था, स्टेज पे ड्रामा करते थे, तो मुझे लगा कि ये फिल्म लाइन में जाना चाहिए। तो ऐसे ही मैंने एक जगह आर्टिकल पढ़ा था फिल्म इंस्टीट्यूट के बारे में, तो मेरे दिल में भी यह है कि ये इतने बड़े बड़े एक्टर हो गए हैं अपने हिंदुस्तान में सिनेमा के पर्दे पर, ये तो कभी किसी इंस्टीट्यूट में गए नहीं, तो हम क्यों जाएं। मगर चलो, तो फिर एक इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के बाद हम पास हो गए। तो वहां जाकर पहली बार महसूस हुआ कि ये जितने बड़े बड़े एक्टर्स या डायरेक्टर्स या कैमरामैन, ये किसी न किसी इंस्टीट्यूट में गए हैं। मतलब या तो लाइफ के स्कूल में या फिर किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो वहां जाकर हमको मालूम पड़ा कि या तो आप
10-12 साल लगाइए किसी के असिस्टेंट बन के। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मुझे लगा कि मैं ये फिल्में देख के ये रोल तो मैं भी कर सकता था। तो जब इंस्टीट्यूट में गए हम और जब हमको वो रोल दिया गया तो हमको लगा कि अरे हम तो कॉपी कर रहे हैं, ये तो कॉपी हो गई। हम खुद क्या है, इंडिविजुअलिटी डेवलप करने का सबसे बढ़िया तरीका है कोई भी इंस्टीट्यूट। तो फिर धीरे धीरे हमको बताया गया कि यार ये कॉपी होती है, रियल चीज क्या होती है। तो फिर उसमें डिक्शन, बेसिक डांसिंग, फिजिकल एक्सरसाइज, उसके बाद इम्प्रोवाइजेशन, उसके बाद म्यूजिक का सेंस, और कैमरा के सामने हमको खड़ा किया गया। कैमरा के सामने एक डिफरेंट पर्सनालिटी। आप लाइफ में कई बार अच्छे लगते होंगे जिंदगी में, साधारण रोजमर्रा की जिंदगी में, मगर जैसे कैमरे के सामने आते हैं तो मालूम पड़ता है कि कुछ कर ही नहीं सकते। तो धीरे धीरे वो हमको मालूम पड़ा। 2 साल हमने मेहनत की, और मेहनत करने के बाद जब रियल प्रोफेशनल कैमरा फेस किया हमने फिल्म लाइन में तो और 5 साल लगे। असरानी की पहली महत्वपूर्ण फिल्म थी गुड्डी। जब काम नहीं मिला तो वापस चला गया फिल्म इंस्टीट्यूट, छोटे मोटे रोल करने लगे। तो वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहा कि भाई जो तुमने ट्रेनिंग ली है वो क्यों नहीं बाकी स्टूडेंट्स को भी हम इम्पार्ट करते हैं। तो मैं इंस्ट्रक्टर बन गया। अच्छा। तो उन पैसों से मैं वापस बॉम्बे आया। अच्छा। हफ्ते में 4-5 दिन क्लासें लेता था मैं, और बॉम्बे आके डायरेक्टरों से मिलता था। अब वो 5 साल इसी में गुजर गए, कोई रोल नहीं मिला। तो और ये गुड्डी के लिए एक छोटा सा रोल मिला, तो ह्यूमरस सा था। तो जब वो फिल्म चल गई तो लोगों ने कहा बस इसको ठप्पा लगा दो। मैं उनको बोलूंगा सुनिए मुझे हीरो बनना है, बोले बाहर जा। अच्छा। आज सुनिए मेरे पर मुझे विलन बनना है, बोले बाहर जा। अच्छा। ये करता है क्या, करना पड़ा। फिल्म गुड्डी 1971 में आ चुकी थी, और 1975 तक काफी छोटे छोटे, कुछ छोटे मोटे बड़े रोल मिलते रहे। लेकिन रियल फिल्मी करियर शुरू हुआ मेरा 1976 से। जी हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी ने मिलकर एक फिल्म बनाई थी अभिमान, जिसके डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी और म्यूजिक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन। फौजी भाइयों, मुझे उसमें अमिताभ बच्चन के सेक्रेटरी का रोल मिला। शायद आप लोगों को याद होगा, जो अपने बॉस के लिए दुनिया भर की हेरा फेरी करता है और आखिर में 2 बिछड़े हुए प्रेमियों को मिलाने में कामयाब हो जाता है। मेरे फिल्मी करियर का ये जबरदस्त रोल था, जिसने पहली बार मुझे उस चीज का स्वाद दिलवाया जिसको फिल्म स्टारडम कहते हैं। यानी मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं फिल्म स्टार बन गया, क्योंकि लोग देखने लगे, काम मिलने लगा, और कई जगह पर तो कैरेक्टर एक्टर यानी चरित्र अभिनेता के अवार्ड के लिए मुझे चुना गया। एस.डी. बर्मन साहब की ये प्यारी धुन मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप भी सुनिए। तेरे मेरे मिलन की ये रहना, ओ तेरे मेरे मिलन की ये रहना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना, देखो ना।
स्वाभिमान के बाद मुझे ऋषिकेश मुखर्जी साहब के साथ काफी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। ऋषिकेश मुखर्जी साहब का स्वभाव बड़ा प्रसिद्ध है। किसी को पता नहीं चलने देते कि उनके दिमाग में क्या है और कब हंसते खेलते फिल्म खत्म हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। उनकी एक फिल्म थी चुपके चुपके। तो चुपके चुपके के पहले दिन बड़ा मजा आया था। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और मैं, किसी को पता ही नहीं फिल्म की कहानी क्या है और किसी की हिम्मत न हो कि ऋषिदा से पूछ सके। तो मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ने कहा, आप सोनी जी सूट पहन लीजिए। मैंने कहा सूट पहन लूं? मेरा रोल क्या है? आप सूट पहन लीजिए बस। साहब मैं सूट पहनकर सेट पर आ गया। थोड़ी देर बाद देखा तो धर्मेंद्र साहब एक ड्राइवर की ड्रेस पहनकर आ गए और चुपके से मुझसे पूछा, है तू सूट में? तू कौन सा रोल कर रहा है और मैं ड्राइवर क्यों हूं? मैंने कहा मुझे कुछ पता नहीं, मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि ये कलकत्ता है। इतने में क्या देखा, अमिताभ बच्चन साहब आए एक कवि का ड्रेस पहनकर और मुझे सूट में और धर्मेंद्र जी को ड्राइवर की ड्रेस पहने देखा तो चौंक गए। वो भी चुपके से हमारे पास आकर खुसफुस पूछने लगे, भाई मैं क्या हूं और तुम लोग कौन हो यार, चक्कर क्या है ये? तभी ऋषिदा की आवाज आई, ओ शिरानी, रे अमिताभ, क्यों रे धर्मेंद्र, हाँ तुम लोग क्या खुसफुस करते रहे? तो सभी खिसियानी हंसी में बोले, कुछ नहीं दादा, कुछ नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। मजाक कर रहे थे हैं? कि तुम एक दूसरे से रोल पूछता था हैं? अरे तुम लोग कहानी मालूम करना मांगता क्या? अरे अगर तुम लोग को कहानी समझ में आता तो आज तुम लोग क्या हीरो होता रे हैं? ये ऋषिकेश मुखर्जी। अब कौन उनसे रोल पूछे क्या हुआ, मगर उनके दिमाग में सब क्लियर होता है और फिल्म बन गई और बहुत बहुत चली। उसके गाने बड़े मशहूर हुए। इसके बाद साहब फिल्म आज की ताजा खबर में मुझे अवार्ड मिला, बालिका बधू में अवार्ड मिला और एक फिल्म में पागल की भूमिका निभाने के लिए अवार्ड मिला। फिल्म थी अनहोनी, मरहूम संजीव कुमार और लीना चंदावरकर इसके हीरो हीरोइन थे। डायरेक्टर रवि टंडन। मेंटल हॉस्पिटल में बार बार एक असिस्टेंट डॉक्टर पेंटल मुझे ठीक करके सीनियर डॉक्टर के पास ले आता है और बार बार मैं वही पागलपन की बात करके वापस अस्पताल में डाल दिया जाता हूँ। लेकिन अब की जो सिचुएशन मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस बार मुझे वो डॉक्टर बिल्कुल ठीक करके ले आया और सीनियर डॉक्टर को कहता है कि इसका टेस्ट ले लीजिए साहब, अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है। तो वो सीनियर डॉक्टर मुझसे चंद इस तरह के सवाल पूछता है। गंगाराम, सबसे पहले अस्पताल से बाहर जाकर तुम क्या करोगे? तो मैं गंगाराम जवाब देता हूँ, सबसे पहले मैं बाहर जाकर आपका, आपके अस्पताल के सभी लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। गुड गुड, वेरी गुड। फिर इधर उधर देखूंगा कि कोई मोटर तो नहीं आ रही है, तब सड़क पार करूंगा। गुड, रोड सेंस, गुड रोड सेंस। अच्छा अच्छा, फिर अपने घर जाऊंगा। वेरी गुड वेरी गुड। फिर अपने मोहल्ले की सबसे सुंदर, कोमल और चंचल लड़की से शादी करूंगा। गुड, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अच्छा, आई थिंक इज इम्प्रूविंग, वेरी गुड। फिर उस लड़की से प्यार करूंगा और कम से कम 1 दर्जन बच्चे पैदा करूंगा। नॉटी बॉय, नॉटी बॉय। अच्छा, फिर मैं सब बच्चों को लेकर इस अस्पताल में आऊंगा। अरे वाह, पहचानता। और उनको बताऊंगा कि यही वो जगह है जहाँ उनके बाप को मार मार कर सीधा किया गया था।
हैं? गुड 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 मेमोरी। फिर मैं उन सबको बाहर ले जाऊंगा और सबके हाथ में पत्थर दूंगा और एक एक करके अस्पताल की सारी खिड़कियां तोड़ दूंगा। मैं एक एक करके सबको फोड़ दूंगा। साहब ये रोल था, इसमें अवार्ड मिला। मैं चाहता हूँ आप इस फिल्म का गाना सुनिए। बलमा हमार हाय हाय, बलमा हमार मोटर कार लेके आयो रे, कार लेके आयो। बलमा हमार मोटर कार लेके आयो रे, कार लेके आयो। कार लेके आयो, हाँ कार लेके आयो, हाँ हाँ कार लेके आयो। पर उधार लेके आयो रे, उधार लेके आयो। बलमा हमार मोटर कार लेके आयो रे, कार लेके आयो। औरों की मोटरवा माँ गगन गदेलवा, औरों की मोटरवा माँ गगन गदेलवा, औरों की मोटरवा माँ गगन गदेलवा, गगन गदेलवा। सजना मोटरवा माँ, सजना मोटरवा माँ, सजना मोटरवा माँ, खटिया बिठावे रे, खटिया बिठावे। बलमा हमार मोटर कार लेके आयो रे, कार लेके आयो। B.R. चोपड़ा, ये फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा इज्जतदार नाम है। इनके साथ काम करके काफी कुछ सीखने को मौका मिला और ये एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने सबके खिलाफ खड़े होकर खुद अकेले डिसीजन लिया और बोला कि नहीं, निकाह का ये सेमी कॉमिक सेमी विलेनस रोल असरानी करेगा। और मुझे बुलाकर उन्होंने बोला, देखो भाई, पुराने जमाने में पुराने एक्टर होते थे, याकूब साहब, उस टाइप का रोल है और तुम करना। और वाकई कुछ ऐसा हुआ कि वो रोल बड़ा लोगों को पसंद आया। मैं चाहूंगा कि आप ये कव्वाली सुनिए। चेहरा छुपा लिया है किसी ने हिजाब में, चेहरा छुपा लिया है किसी ने हिजाब में, चेहरा छुपा लिया है किसी ने हिजाब में। हाँ, चेहरा छुपा लिया है किसी ने हिजाब में। पर जी चाहता है आग लगा दूं नकाब में, जी चाहता है आग लगा दूं नकाब में, जी चाहता है आग लगा दूं नकाब में। स्वर्ग से सुंदर। इसमें एक्चुअली कादर खान की दुकान पर उसके बिगड़े हुए नौकर मेवालाल का रोल में मतलब इसमें किया मैंने। तो हर बूढ़े बच्चे की जबान पर है। वो मेरे को बार बार बुलाता है, मुझे डांटता रहता और मैं उसको डांटता हूँ कि अरे क्या सेठ, एक दिन ऐसा मौका आएगा जब तुम मरेगा और तेरा मैं ऐसा जुलूस निकालूंगा कि बड़े बड़े लोग बोलेंगे कि ये मरा, मैं शहनाई बजाऊंगा। बोलता अबे तुम मेरे मरने पे तुम अभी से मरने का प्लान कर रहा है। तो आपस में नोक झोंक चलती है और पब्लिक को बहुत मजा आता है। इस फिल्म ने मेरी जिंदगी में एक बड़ा नया चैप्टर लाके जोड़ा है, नया जोश दिया। बड़ा अच्छा ये लोगों को पसंद भी आया। इसके प्रोड्यूसर कृष्णमूर्ति, डायरेक्टर के बापैया। इसी प्रोड्यूसर ने एक फिल्म बनाई थी घर एक मंदिर, और बड़ा उसमें 2-3 भाइयों का मिलन और कैसे सोशल प्रॉब्लम होती है घर में और किस तरह भाई मिलकर मुकाबला करते हैं। तो मेरा उसमें रोल था, मैं और मेरी वाइफ मुझे पहलवान बनाना चाहती है और मैं किस तरह कसरत करके करेले का रस पी पी के मैं पहलवान बनता हूँ और लोगों को मारता हूँ। मैं चाहूंगा कि आप इस फिल्म का एक गाना सुने। बम 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 बॉबी हो गई बड़ी खराबी, बम बम बॉबी हो गई बड़ी खराबी, किसी के अकल के ताले की, किसी के अकल के ताले की खो गई है चाबी। बम बम बॉबी हो गई बड़ी खराबी, बम
बबम बॉबी हो गई बड़ी खराबी, किसी के अकल के ताले की खो गई है चाबी। एक और जबरदस्त डायरेक्टर हैं एल.वी. प्रसाद। ये एक ऐसे अमर डायरेक्टर हैं जिन्होंने शारदा फिल्म से लेकर एक दूजे के लिए और मेरा घर मेरे बच्चे यहाँ तक बड़ी भावनापूर्ण और अपनी जो क्या होती हैं ज्वलंत समस्याओं वाली सामाजिक फिल्में बनाई। इनके साथ इनकी फिल्मों में काम करके काफी कुछ सीखने का मौका मिला था। आपको याद होगा विदाई। जी हाँ, विदाई एक ऐसी फिल्म थी जिसमें पहली बार मुझे डबल रोल करने का मौका मिला। एक रोल था एक गांव का भोला भाला जो नदी में कूदकर मर जाता है और दूसरा रोल था विलायत से आया हुआ सनकी नौजवान। ये हैं तो बड़े परफेक्शनिस्ट कारीगर डायरेक्टर। एक बार मेरे पे अटक गए, जबकि मामूली सा डायलॉग था, माँ तुम, मतलब माँ को देख मुझे चौंकना था। इनको एक खास अंदाज से चाहिए था भाई, तो चलते गए। मैं बोलता गया माँ तुम। नहीं नहीं आसरा नहीं, हमको क्या मांगता है, माँ तुम। मैंने कहा जी नहीं तुम नहीं तुम। फिर मैं बोला माँ तुम। नहीं तुम माँ के वक्त ऐसा अटक जाता है कि तुम अपनी माँ को क्यों ढूंढता है बाबा। तुम एक काम करो, ये हमारा जो कैरेक्टर है तुम उसका बेटा है, तुम इधर फिल्मी माँ को ढूंढो, तुम रियल माँ को मत ढूंढो। अब मुझे अपनी रियल माँ याद आ जाए, पता नहीं कुछ ऐसा दिमाग में चल रहा था। तो वो सुबह से डायलॉग शुरू हुए और दोपहर हो गई तो मैं माँ को ही ढूंढता रहा। और वो मुझे बोले बेटा तू अपनी माँ को स्टूडियो में क्यों ढूंढ रहा है, तू जाके खाना खा। फिर लंच ब्रेक हुआ और बड़ी मुश्किल से मेरी समझ में नहीं आया, चलते ही गए, क्या बोलूं। अंत में बौखलाकर मैंने बोला माँ तुम। बोले हाँ यही चाहिए। तो इस फिल्म का गाना सुनिए। कभी खोले ना तिजोरी का ताला, हाँ मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला। कब निकलेगा इसका दिवाला, हाँ मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला। तुन हट जाओ मत शोर करो, हट जाओ मत शोर करो, ससुरे को मत बोर करो। ससुरा अच्छा बंदा है, माना काला धंधा है। ऊंची मिल का मालिक है, छोटे दिल का मालिक है। इतना धन कैसे आया, मैं बोलूं ऐसे आया। लेकर नाम नसीबों का, लेकर नाम नसीबों का, चूसा खून गरीबों का। साधु बनकर ये डाका डाला, मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला। एक फिल्म थी उलझन, जिसमें संजीव कुमार के साथ थी सुलक्षणा पंडित और डायरेक्टर रघुनाथ झालानी। मैंने इसमें सीआईडी के एक सब इंस्पेक्टर का रोल निभाया था और पहली बार कॉमेडी के साथ साथ एक सीरियस साइड वाला कैरेक्टर निभाने का मौका मिला और लोगों ने इसको काफी पसंद भी किया। जबकि प्रोड्यूसर लोग कुछ सोच रहे थे कि असरानी ये सीरियस रोल कर पाएगा कि नहीं, तो उछलता कूदता रहता। और अब मेरा क्या दोष, जैसे डायरेक्टर मुझे रोल देंगे वैसे ही मुझे करना पड़ेगा ना। असरानी अभिनय की दुनिया में सक्रिय हैं। उनके तमाम चाहने वालों की तरफ से हम उन्हें दे रहे हैं असंख्य शुभकामनाएं। दोस्तों, अभिनेता असरानी पर केंद्रित था आज के फनकार। अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के फनकार।